Good morning, students. Today I will start the new topic poultry farming means मुर्गी का पालन यानी कुक्कुट शब्द भी ध्यान रखना। कुक्कुट अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। अभी पहला मतलब यह है मुर्गी पालन क्यों किया जाता है। तो अंडे व कुक्कुट मांस, ये मांस भी कैसा होगा, मुर्गी का मांस। मुर्गी मांस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। फिर मैंने शुरू में ही बताया कि इंट्रोडक्शन में कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो देश की जनसंख्या का पोषण करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अनाज में जैसे क्रांति के द्वारा भोजन के उत्पादन में वृद्धि की थी, दूध देने वाले पशुओं के द्वारा उनकी नस्लें अच्छी प्राप्त करके दूध की मात्रा में वृद्धि की थी। अब ये मांस वगैरह भी जो है या अंडे जो है वो भी खाने के काम में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अंडे व मुर्गी मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यानी वृद्धि करने के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फॉल और एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। तो ये मतलब हम कैसे इसकी मतलब हम सुधार करेंगे मुर्गियों में कि हमें अधिक मात्रा में अंडे प्राप्त हो और अधिक मात्रा में मांस प्राप्त हो। इसी के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है कि वो अधिक अंडे दें और अधिक मांस देने वाली मुर्गी का उत्पादन करें हम, जिससे भारतवासियों के पोषण की एक समस्या कम से कम दूर हो सके। तो एक प्रजाति आती है, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, एक लेयर प्रजाति होती है, ये अंडों के लिए फेमस है। किसके लिए? अंडों के लिए। और एक ब्रॉयलर होती है, वो मांस के लिए। ब्रॉयलर किसके लिए? मांस के लिए उत्पादित की जाती है। मतलब इसका मतलब जो है लेयर अंडों के लिए उत्पादन के लिए और ब्रॉयलर जो है मांस की वृद्धि के लिए पाला जाता है। अब एक देसी नस्ल में ऐसी आती है, देसी नस्ल, इसमें एक मुर्गी आती है, उसे कहते हैं एसल या ऐसी। और ये विदेशी फॉरेन स्पीशीज जो होती है यानी विदेशी नस्ल में एक जो है लेगहॉर्न नाम की मुर्गी आती है। लेगहॉर्न ये मुर्गी आती है। एक मैंने देसी नस्ल की गाय इसमें मुर्गी लिख दी और एक विदेशी नस्ल की मुर्गी का नाम लिख दिया लेगहॉर्न। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग मतलब संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। संकरण कराने से हमें जो क्यों कराते हैं संकरण, ये बात पहले समझो, ये पॉइंट लिख दिए मैंने। संकरण कराने से हमारे क्या उद्देश्य पूर्ति होती है, यानी देसी नस्ल और विदेशी नस्लों के बीच में संकरण यानी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। तो हमारे इनका प्रोग्राम क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग क्यों कराया गया। तो पहला पॉइंट है नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, यानी चूजों की संख्या बढ़ाना और उनके मांस में गुणवत्ता बनाए रखना। यानी ये तो संख्या हो गई, ये है गई क्वालिटी। जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतना मांस उसके शरीर में अधिक होगा। ये चूजे हैं चिक्स। नंबर 2 है इनके बीच में हम क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकरण क्यों करते हैं। तो दूसरा है ड्वार्फ कॉलर पेरेंट फॉर कॉमर्शियल चिक्स। अगर हम व्यापार करना
उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट नंबर है लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, यानी हम उसकी देखभाल जो करते हैं या मुर्गी पालन जो करते हैं उसमें हमें लो मेंटेनेंस यानी कम खर्चे की आवश्यकता होती है। अगला है रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेयरिंग बर्ड्स विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मेक फाइबरस यानी रेशेदार, फाइबरस चीपर माने सस्ता, डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स, यानी क्या मतलब हुआ, अंडे देने वाली और ऐसी क्षमता वाले जो कृषि के उपोत्पाद यानी उप उत्पाद से जो प्राप्त होंगे वो रेशेदार आहार का प्रयोग खाने वाला कर सकेगा। यानी एक हमारे संतुलित भोजन में एक रेशेदार शब्द आता है रफेज, तो रफेज का रेशेदार यदि होता है तो रेशेदार सबके जैसे खाते हैं, जो मांसाहारी हैं वो इनका उपयोग करते हैं, तो खाने वाला जो है वो रेशेदार आहार का उपयोग कर सकेगा। अब बात आती है कि इनका प्रोडक्शन कैसे किया जाए। एग्स एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, अंडे व ब्रॉयलर का उत्पादन, ब्रॉयलर का उत्पादन, इसके लिए हम दोनों की करेंगे। अगर हम अधिक अंडे प्राप्त करना चाहते हैं तो लेयर जाति के मुर्गी लेंगे, और अगर अंडे का उत्पादन करना चाहते हैं तो ब्रॉयलर जाति का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। ब्रॉयलर चूजों की अच्छी वृद्धि दर तथा आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। जो लोग ब्रॉयलर का उत्पादन मांस के लिए अर्थात मीट के लिए किया जाता है, तो जो लोग चूजे को खाने में प्रयोग करते हैं उन्हें अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छे आहार की दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर यानी सभी प्रकार के लगभग विटामिन पाए जाते हैं, ऐसा आहार मिलता है। दूसरी बात जो है तो ये है, अगर इनकी मृत्यु दर कम रखना है, मृत्यु दर यानी मरने की संख्या को कम करना है, तो उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। कौन कौन? उसके फेदर और मीट, उनके पंख और मांस की क्वालिटी बनाए रखने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरती रहेंगे। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित करेंगे और मांस के प्रयोजन के लिए व्यापार के लिए ही इसी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कुछ अच्छी प्रबंधन प्रणालियां यानी रहने की व्यवस्था, साफ सफाई, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो ये है कि मतलब ब्रॉयलर की आवास और न्यूट्रिएंट्स और पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से भिन्न होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे लिखा हुआ है कि आवास उसका जो रहने का जो स्थान हो वहां पर उचित तापमान रहना चाहिए, स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाला हमें मीट प्राप्त हो सके, इससे चूजों से। दूसरा है इनमें रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण। रोग मुर्गियों में भी फैलते हैं बहुत से, और उनमें क्या होता है, रोग भी फैलते हैं, तो पीड़कों यानी कि कीड़े मारने की दवा जो होती है, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, उन पर भी नियंत्रण करना चाहिए और उसके बचाव के उपाय भी अच्छा रखना चाहिए। तो ब्रॉयलर का अगर आवास और पोषण देखें और पर्यावरणीय आवश्यकता 3 है। मैं कह रहा हूँ ब्रॉयलर के जो आवास होता है, पोषण होता है या पर्यावरणीय आवश्यकता जो होती हैं वो लेयर से भिन्न होती हैं। लेयर से भिन्न क्यों होती हैं? क्योंकि मतलब मैंने ये लिखा हुआ है ब्रॉयलर के आहार में जो है प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। मतलब हम ऐसा दाना उसे खिलाएं कि उसका ब्रॉयलर के आहार में, इनको जहां पाल रहे हैं तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स यानी आहार यानी पोषण जब उसे दें तो उसमें प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। तो ऐसे बीज खिलाएं, ऐसे मतलब दाने खिलाएं उसे कि उसमें जो है वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा उपयुक्त यानी अधिक होनी चाहिए, प्रचुर पर्याप्त मात्रा, प्लेंटी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। और मुर्गी के आहार में जो है विटामिन
अब मैं एक बात बता रहा हूं अलग से, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, या फंजाई है यानी कवक, या पैरासाइट्स है यानी जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी, और इनकी पोषणहीनता के कारण कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। मुर्गी में रोग कब फैलता है? जब उस पर बैक्टीरिया या वायरस या फंगस, फफूंदी या पर्यावरणीय आवश्यकताएं, पर्यावरणीय आवश्यकताओं का मतलब जो बाहर का वातावरण है, यहाँ रहने की और खाने की भी बात आ जाती है, तो उसमें हमें सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नियमित रूप से रेगुलरली वी शुड स्प्रे ऑन पेस्टिसाइड्स, नियमित रूप से हमें रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए, और अगर उसमें संक्रामक रोगों से बचाना है तो उसे टीके का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यानी यहां बता रहा हूं संक्रामक रोगों से बचाव के लिए, बचाव के लिए टीके का इस्तेमाल करना चाहिए। टीके का प्रयोग, इस्तेमाल यानी यूज, इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम ये देख लेते हैं पहले कि हमें किसका उत्पादन करना है, ब्रॉयलर का या अंडे देने वाली। लेयर जाति का उत्पादन करते हैं तो अंडे ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, और अगर ब्रॉयलर का उत्पादन हम करते हैं तो हमें उसके शरीर से मांस अधिक प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है फिशरीज, यानी फिशरीज का मतलब मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन का मतलब ये फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन यानी मछली उत्पादन, फिशरीज, मछली उत्पादन। तो ये तो हमें मालूम है कि मछली जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मछली क्या है? प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत है, उत्तम स्रोत। यानी इसमें हम काम क्या करेंगे? ये काम करेंगे कि मछली का अगर हम उत्पादन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? प्रोटीन का एक ये समृद्ध यानी वेरी रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन टू गेट आवर फूड। अगर मछली को हम भोजन में खाते हैं तो क्या होगा? उससे हमें प्रोटीन ज्यादा मिलेगी। तो मछलियां जो है दो प्रकार की होती हैं, इसमें एक पंखयुक्त मछली होती है और एक कवचीय मछली होती है। कौन सी? एक मछली होती है पंखयुक्त, पंखयुक्त जैसे प्राण वगैरह आती हैं, और एक कवचीय यानी शैल, कवचीय मछली। ये दो तरह की मछली। पहले तो इनका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, यानी दो प्रकार की जो मछलियां होती हैं उनमें हम क्या करेंगे कि पंखयुक्त मछलियां और कवचीय मछलियां, जैसे प्राण एवं मोलस्क। कौन सम्मिलित है इसमें? प्राण तथा मोलस्क शामिल हैं। अब प्राण का मतलब क्या हुआ? ये झींगा मछली भी कहते हैं इसे, प्राण तथा मोलस्क। इसमें मछलियां जो आती हैं, एक प्राण जाति की प्राण आती है और एक आती है प्राण मछली, और दूसरी आती है, कौन सी आती है? कवचीय मछलियों में मोलस्क भी शामिल है, प्राण एवं मोलस्क। देखो एक वर्ग है प्राणियों का
जिसमें कशेरुकदंड नहीं होता वो मोलस्का वर्ग है। तो मोलस्का वर्ग में जितने भी जीव आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मोलस्क कहलाते हैं। अब इनको प्राप्त करने की विधियां, इनको प्राप्त करने की, मछली को हम प्राप्त कैसे करते हैं, मछली प्राप्त करने की विधि या विधियां क्या लो। पहला तो कहलाएगा, नंबर 1 कहलाएगा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल रिसोर्सेज, स्रोत यानी नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सोर्स। ये हमारे जितने भी नेचर, एक दूसरी विधि और है, नेचुरल सोर्स में हमारे क्या आ जाएंगे, यानी प्राकृतिक साधनों में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, मतलब प्राकृतिक स्रोत में हम ये कह सकते हैं कि जिसे मछलियों को पकड़ना यानी जाल डाल करके पकड़ते हैं, और दूसरे स्रोत में आता है मछली पालन या मछली संवर्धन। इसमें तो आता है मछली पकड़ना, और एक आता है, दूसरा स्रोत आता है मछली पालन, ये आता है दूसरा स्रोत। तो ये कहाँ होता है, इसमें 2 तरह के स्रोत होते हैं। जो हमारे मछलियों के स्रोत हैं, इसको दूसरे को हम मछली संवर्धन कह सकते हैं, मछली पालन या मछली संवर्धन कहते हैं। अब मछलियों का जो स्रोत है वो समुद्री जल भी है और ताजा जल भी है। कौन कौन से हैं, समुद्री जल, ये लवणीय होता है, सी वाटर, समुद्री जल सी वाटर, यानी कि ये क्या होता है, खारा, खारा का मतलब ये लवणीय है, क्योंकि सोडियम लवणीय जल। और एक होते हैं तालाब या पौंड, तालाब, ये है अलवणीय जल, ये स्वच्छ होता है अलवणीय जल। यानी हम ये कह सकते हैं कि मतलब इस स्रोत में जल 2 प्रकार के जल आते हैं, एक तो आता है लवणीय जल और एक आता है अलवणीय जल। समुद्र में जो है सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसमें खारापन ज्यादा होने के कारण उसको हम कहते हैं लवणीय जल। अब ये जो जल है, अब मछलियों के जल स्रोत जो है समुद्री जल हो गया और ताजा जल हो गया। ताजा जल जो होगा अलवणीय होगा। अब अलवणीय जल में कौन आती है, नदियों और तालाबों में होता है, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं। इससे ये मछली पकड़ना या मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है। यानी हम नदियों से, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं उनमें होती है, एक होती है यानी समुद्री मत्स्यिकी और दूसरी होती है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। तो समुद्री मत्स्यिकी, अगर हम इसकी बात करें, समुद्री मत्स्यिकी यानी सी, हम समुद्र से देखेंगे, और एक होती है अंतःस्थलीय यानी लैंड, ये मैरीन हो गई, अंतःस्थलीय। मैरीन वाटर और एक हो गई लैंड। 2 तरह के मतलब स्थान होते हैं जहां से हम मछली को प्राप्त कर सकते हैं, यानी मछलियों को पकड़ना है या मछलियों का पालन करना है तो 2 तरह से होता है। एक तो क्या होता है मैरीन फिशरीज, और एक होती है लैंड फिशरीज।
करते हैं तो पहले मैं जो है समुद्र की मत्स्यिकी यानी कि हम किसके बारे में बता रहे हैं, मैरीन फिशरीज, इसके बारे में बता रहे हैं। अगर हम ये देखें कि समुद्र से जो लोग मछलियां पकड़ते हैं वो जो है लगभग 7,500 यानी 7,500 किलोमीटर समुद्री तट होता है और इसके अंदर समुद्र की गहराई भी आती है। और यहाँ पर जो मछलियाँ मिलती हैं हमें सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ हैं पॉम्फ्रेट, मैकर, टूना, ये मछलियाँ इसमें आती हैं। तो मैं नाम लिखे दे रहा हूँ। अगर मान लो समुद्र से जो प्रमुख मछलियाँ प्राप्त होती हैं वो उनके नाम लिखे दे रहा हूँ मैं। और ये क्वेश्चन जो है आ जाता है लगभग पॉम्फ्रेट, समुद्री मछलियां, यानी इसकी लिख रहा हूं पहले। इनके नाम लिखते हैं जरूर, अगर वो समुद्री मछलियों से पूछे। मैकर, तीसरा ट्यूना, ये भी समुद्र से प्राप्त होती है। सार्डाइन, ये मछली कहां से मिलती है। और बॉम्बेटर, DUCK। ये नाम लिख लेना इसके। अगर मान लो तुमसे कुछ पूछ ले समुद्र में जो है मछलियां जो प्राप्त होती हैं वो अधिक फेमस है या प्रचलित है, उसमें पॉम्फ्रेट, मैकर, टूना, सार्डाइन और बॉम्बेटर, ये 3 हैं। अब समुद्री मछली को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, मछली पकड़ने की बात आती है ऊपर, तो उसको पकड़ने के लिए हम बड़े बड़े जालों का इस्तेमाल भी करते हैं। मछली पकड़ने वाली नावें जो होती हैं, बोट्स जो होते हैं, उन पर बैठ करके भी मछुआरे जाते हैं, उससे भी पकड़ते हैं। और इनके अगर समुद्र में हम समूह का पता लगाए जाते हैं, इस सूचना को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा, एक तो सैटेलाइट के द्वारा, एक प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से जो खुले समुद्र में मछलियां होती हैं उनको पकड़ा जाता है। अब मैंने बता दी थी आर्थिक महत्व वाली मछलियां जो होती हैं, ये मैंने नाम बता दी। इन मछलियों का संवर्धन यानी पालन किया जाता है। इनमें प्रमुख मछली जो है मुलेट, कौन सी है, मुलेट, मैं नाम लिख रहा हूं, यानी आर्थिक महत्व वाली, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, आर्थिक महत्व वाली मछलियां जो हैं अगर तुमसे पूछ ले आर्थिक महत्व वाली, तो ये देना आर्थिक महत्व वाली मछलियां, यानी मैं इसके नाम लिख रहा हूं। अगर वो इकोनॉमिक समुद्री अगर उससे पूछे तो मतलब इसमें पहला नाम लिखना, ये आर्थिक मुलेट, ये मछली जो आती है वो किसकी आती है, ये आर्थिक महत्व वाली मछलियां हैं। इनमें मुलेट, भेटकी, भेटकी आती है, पर्ल स्पॉट आती है, पर्ल स्पॉट, ये फिंड फिश है। ये कौन सी फिश है, फिंड वाली, फिंड फिश।
यानी पंखयुक्त, यानी कौन सी मछलियां हैं, पंखयुक्त हैं। तो ये तुमने देख लिया। इसमें मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट ये सब कैसी हैं, पंखयुक्त मछलियां हैं, पंखयुक्त मछलियां। अब दूसरी आती है कवची। ये तो किसी हैं, समुद्र की हैं, समुद्र में जो मिलती है आर्थिक महत्व वाली, और कुछ कहना चाहिए कवचियां। ये पंखयुक्त हो गई। अब मैं कवचियों के नाम लिख रहा हूं। कवचियां यानी इनके ऊपर शैल, कवच पाया जाता है, तो उनके नाम लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 मछली जो है वो प्राण है। कौन सी है, प्राण है, जिसे झींगा मछली भी कहते हैं। मत्सल तथा ऑयस्टर। दूसरी है मत्सल तथा ऑयस्टर, ये भी है। ऑयस्टर से ये ध्यान रखना कि मोती का निर्माण किया जाता है। एक समुद्री खरपतवार है, समुद्री खरपतवार। हालांकि कुछ मछलियां जो है, खरपतवार कोई मछली नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना प्राण। और दूसरी क्या बताएगी, मत्स्य ऑयस्टर्स। इससे किसका, पर्ल का यानी मोती का निर्माण होता है। ये उसी में पाए जाते हैं क्योंकि इनके नीचे क्या होता है, कवच, ऊपर कवच चढ़ा होता है, यानी शैल, और वो कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो ये तो ध्यान रखना। एक तो मैंने बताई थी कि मतलब सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछली, सबसे अधिक प्रचलित मछली में पहले मैंने ये नाम लिखे थे। दूसरा मैंने बताया था जो आर्थिक महत्व वाली हैं वो ऑयस्टर का मतलब, हालांकि सीपी जिसे कहते हैं उससे मोती प्राप्त होता है, और खरपतवार कोई मछली नहीं है, लेकिन ये भोजन बनेगी। जो मछलियां सबसे नीचे रहती हैं, तो जैसे ग्रॉस कॉपर एक मछली है, वो क्या करेगी, खरपतवार यानी बीट्स का उपयोग करेगी। अब ये मैंने बताए थे समुद्र में मछलियों का भंडार जो है कम होने की अवस्था में मछलियों की पूर्ति जो है संवर्धन यानी मछली पालन के द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रणाली को समुद्री संवर्धन या मैरीकल्चर कहते हैं। मैरीकल्चर की कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, तो उसके लिए हमें जो है क्या कहेंगे, ये समुद्री इसकी पूछ लेता है परिभाषा। तो मतलब क्या होगा, ऑयस्टर आर आल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पल्स दे मेक। अब ये हो जाएगा फिशरी सच कल्चर यानी मछली पालन, सच कल्चर फिशरी ए प्रैक्टिस कॉल्ड मैरीकल्चर। मैरीकल्चर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ये व्हाट इज द मैरीकल्चर, तो उसको लिख लो जरा। फिशरीज या कल्चर फिशरीज ए प्रैक्टिस कॉल्ड मैरीकल्चर, यानी मछलियों का पालन ही मैरीकल्चर कहलाता है। अब ये दूसरा मैं बताता हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में लिख करके बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक और मछली है, एक तरह से और पालन होता है जो मैंने बताई थी अंतःस्थलीय मत्स्य की, इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यानी दूसरे प्रकार की मछली का बताऊंगा। पहले प्रकार समुद्री मत्स्य की है और दूसरी है अंतःस्थलीय मत्स्य की। अंतःस्थलीय का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो इनलैंड फिशरीज कहलाती है वहां। धन्यवाद।